कल की क्लास में हमने पढ़ा था इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था संधि के प्रकार जो कि 3 होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो उसमें पहला था स्वर संधि। तो स्वर संधि में हमने आपको ये बताया था कि 2 स्वरों का ही मेल होना चाहिए तो स्वर संधि बनता है। मतलब जो शब्द रहेगा उसका अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होना चाहिए, तभी स्वर संधि होता है। तो स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से, ये मैंने आपको पहले भी बताया, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। 5 में से सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और चौथा है यण स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो इसमें सबसे पहला हम आज की क्लास में देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इधर पे इस वर्ड से क्या मीनिंग है ये हमें जानना है। दीर्घ स्वर संधि यानी जब हम स्वरों का एक जो 11 स्वर होते हैं उन स्वरों को जब हम लिखते हैं, जैसे कि आ ई उ ऋषि करी ए ओ, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि में हमेशा याद रखना, एक पहचान के लिए ये चीज है कि हम शब्द को देखते साथ पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि का अक्षर है। कैसे पहचानेंगे? कि इसका जो मिडिल वाला अक्षर होगा, बीच वाला, उस अक्षर में हमेशा वो बड़ा होगा, या तो बड़ा आ होगा या बड़ी ई होगा या बड़ा ऊ होगा, या ऋषि का री भी अगर लगा है तो वो बड़ा होगा। ऋषि के रे के अक्षर ज्यादातर बड़े ऋषि का री हम हिंदी में यूज नहीं करते हैं, वो संस्कृत का वर्ड होता है बड़ा ऋषि का री। तो फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया ऋषि का री का। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि दोनों मिलकर के बड़ा बनता है, तो याद रखने की बात ये है कि जो प्लस है, प्लस के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, चाहे दोनों तरफ बड़ा आ हो, चाहे एक तरफ छोटा आ हो, दोनों तरफ छोटा आ हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बनेगा बड़ा आ ही। जैसे अ और आ का मेल होगा तो आ बनेगा, फिर ई और ई का मेल होगा तो बड़ी ई बनेगी, ऊ और ऊ का मेल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा। ऋषि का री अगर 2 मिल जाएंगे तो बड़ा ऋषि का री बनेगा, जिसको इस तरह से लिखते हैं, और ये संस्कृत का अक्षर है, हमारे हिंदी में ये प्रयोग नहीं होता। फिर इस तरह से बस ये तीनों का ही मेल होता है इसमें, ए औ इनका आगे के स्वर संधियों में मेल होता है। मैं अगर आपको ये एक स्वर की लाइन याद है तो इससे मैं आपको पूरा स्वर संधि एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि किस तरह से आपको स्वर संधि में चीजों को पहचानना है, कैसे याद रखना है, सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो मैंने आपको पहला दीर्घ स्वर संधि में ये बताया कि अक्षर जो बनेगा वो दीर्घ बनेगा। आप जो भी अक्षर मैंने लिया आप देख लीजिए आप, और इसके बाद एग्जाम्पल के लिए आप ट्राई करेंगे, आप सेम ऐसा कॉपियों में अपनी कॉपी में बनाएंगे और बनाने के बाद आप उसके कम से कम 10 एग्जाम्पल लिखेंगे। कम से कम आपको 10 एग्जाम्पल लिखना है। जैसे स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि में आ वाले आपको जिसमें बड़ा आ आया हो ऐसे 5 एग्जाम्पल लिख लीजिए, 5 छोटी बड़ी ई वाला लिख लीजिए, 5 बड़ा ऊ वाला लिख लीजिए। तो इस प्रकार से आप जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको अपने आप वो याद होने लगेंगे कि ये बड़ा अक्षर है, मतलब ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। जैसे विद्यालय, विद्या में आ लगा है, यहाँ भी आ मिला है, ये विद्या में आ मिला, इसमें से भी आ मिला, तो बना क्या? आ बन गया। फिर धर्मार्थ, धर्मार्थ मैंने आपको जिस तरह से पहले वर्ण विच्छेद करने के लिए बताया था, जो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी पढ़ाया है, तो वर्ण विच्छेद जब अपन धर्मार्थ का करते हैं तो धर्म में से क्या निकलता है? अ निकलता है, और यहाँ पर अ मिला तो धर्म धन अर्थ दोनों मिलके आ बनाया, तो ये धर्मार्थ हो गया, यहाँ बड़ा आ गया, क्योंकि मेल यहाँ पर इसमें से आ निकला और इसमें से अ निकला, दोनों का मेल हुआ तो बड़ा आ बना, तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी। हम लिख के भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर धर्म में हम अगर लिखना चाहेंगे तो क्या मिला हमें, यहाँ पर हम देखते हैं क्या बचा है और क्या मिला है, करके देखते हैं। ये ध लिख लिए, यहाँ पे क्या बचा है? अर्थ बचा है, और ये म बचा हुआ है यहाँ पर क्योंकि इसमें से आ निकला है, तो म को लिख लेंगे हम, और ये भी बचा है र, ऐसा बचा, इसको लिया ही नहीं, इसमें से निकाला क्या है हमने? सिर्फ आ निकाला है, तो अ को हमने नहीं लिखा। धर्म हो गया। अब इसके बाद ये दोनों अ, इसमें से अ जो निकला और इसमें से अ निकला, ये दोनों मिलके आ बन गया है।
जब ये आ बना है तो यहाँ पर आ की मात्रा आ जाएगी, और ये था पहले से था हमारे पास, तो ये बन गया धर्मार्थ। इस तरह से वर्ड बन जाते। जैसे देवालय, देवालय में से क्या निकला, व में से अ निकला। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको लिख कर देखते हैं तो आपको ध्यान से समझना होगा कि जैसे दे लिखा, दे, वह कैसा है हमारे पास, वह अभी हमारे पास ऐसा वाला है। ऐसा वाला क्यों है, हलंत वाला, क्योंकि इसमें से अ निकल चुका है। जब अ बाहर निकल गया तो हलंत वाला बचा। अब यहाँ पर से आ चला गया, ल और य बचा है, तो यहाँ पर ल और य लिख लिए। अब ये हलंत वाला है, लेकिन इसको हमें पूरा करना है। अगर इस व्यंजन को हमें पूरा करना है तो इसको स्वर की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि व्यंजन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो स्वरों के साथ हमेशा बोले जाते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर आ बना हुआ है, तो हम इसको हटा देंगे हलंत को और ये आ लिख लेंगे, तो ये देवालय बन गया। ये हम आ की वाला उदाहरण बताए, जो कि दोनों बड़ा आ बनता है। इसके बाद ई वाला अगर हम देखेंगे तो ई वाला में यहाँ पर इसको देखते हैं। अब इसमें से क्या मिला है, छोटी ई, और यहाँ पर भी छोटी ई है। अगर हम इसको निकाल के देखना चाहते हैं तो ऐसे देख लेंगे, क्या निकला, यहाँ पर आ बचा है, त कैसा बचा है, हलंत वाला बचा है, हलंत लगा दिए, क्योंकि इसमें से ई की मात्रा निकल गई है। ये ई निकल चुका है और ये ई यहाँ से निकल गया, तो यहाँ वह बचा, तो ये अतव बचा है। लेकिन हमें इसको पूरा करना है, इस व्यंजन को, तो पूरा करने के लिए हमें पता है कि बड़ी ई बनती है, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बनती है, तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, ये अतिव बन गया। इसी प्रकार से कविंद्र को समझते हैं। कविंद्र में क्या हुआ, यहाँ पर कवि में से ई निकला और यहाँ पर ई निकला है, तो क लिखे, वह कैसा बचा है हमारे पास, हलंत वाला वह बचा है। अगर आप लिख के देखना चाहें तो देख सकते, क हलंत वाला व और द्र, यही बचा है ना। अब यहाँ पर कविंद्र बनाने के लिए हमें यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बन गया था, तो ये हो गया। इसके बाद ये हो गया आप की मात्रा और ई की मात्रा वाला उदाहरण। अब हम ऊ की मात्रा वाला उदाहरण देखते हैं। तो ऊ की मात्रा वाले उदाहरण में हमें भानु धन उदय, तो भानु में से क्या निकला, यहाँ से छोटा ऊ निकला, और यहाँ पर से क्या निकला, छोटा ऊ। दोनों छोटा ऊ मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया, तो यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लग गई, भा नु दय, ये ऊ और ये ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। सेम यही वधू उत्सव, इसमें से बड़ा ऊ मिला और इसमें से क्या मिला, ऊ मिला, दोनों मिलके बड़ा ऊ ही बनेगा। चाहे कैसा भी रहे, यहाँ दोनों बड़ा रहता तो भी बड़ा ऊ बनता। हमें मालूम है कि दीर्घ स्वर संधि में बड़ा ही अक्षर बनता है, तो वधू उत्सव बन गया। वधू और ये ऊ तो चला गया है, सव, वधू उत्सव बन गया। इसके बाद एक उदाहरण मैंने ये लिखा है, पर ये हिंदी का अक्षर नहीं है, क्योंकि दोनों ऋषिकारी अगर मिलता है तो बड़ा ऋषिकारी बनता है, जो कि क्या कहलाता है, संस्कृत का री कहलाता है। तो ये बन गया पी तृण। अब यहाँ पर ये ऋषिकारी को हमने निकाला और ये ऋषिकारी, दोनों ऋषिकारी मिलके बड़ा ऋषि, तो पी तृण इसको लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, संस्कृत का अक्षर है पितृण। तो इस तरह से दीर्घ संधि हमने पढ़ लिया। अब दीर्घ संधि के जस्ट बाद आता है गुण संधि। गुण संधि का मतलब ही होता है, शब्द से ही हमें अर्थ पता चलता है। अगर गुण संधि को हम ध्यान से सोचें तो मतलब ये है कि गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। जो हमने ये स्वर की लाइन आपको बताई है, इसमें अभी अ और आ मिलके आ ही बना रहे थे, ई और ई मिलके ई ही बना रहे थे, ऊ और ऊ मिलके ऊ ही बना रहे थे। लेकिन स्वर की लाइन में अगर हम अ और ई मिलकर के दूसरा अक्षर बन जाएगा, अ और ई मिला मेल होगा, क्योंकि अभी तक आ का मेल हो रहा था, ई का हो रहा था, ऊ का हो रहा था, पर अब अ के साथ ई मिलेगा तो दूसरा अक्षर बनेगा। ये हमें सीखना है गुण स्वर संधि।